Hello students, welcome back to Pragya's Literary Prism. I am Pragya Bhandari, your guide and mentor for CUET PG English Literature. So students, let us get ready to explore literature with a new light, only on Pragya's Literary Prism. So students, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एंग्लो सैक्सन एरा के बारे में डिस्कस किया था. अलॉन्ग विद इट हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लिटरेरी एज पर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन एरा के बारे में. तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं उसके साथ में, और पूरे पीरियड को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा एंग्लो नॉर्मन एज है, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, वो उसका जो टाइम स्पैन है वो हम मानते हैं 1066 एडी से लेकर 1350 एडी तक, मोटा मोटा हम यहाँ तक मानते हैं. अब क्या होता है इस पीरियड में, 1343 में जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर हैं जिनका नाम है, जिनको हम जॉफ्री चॉसर के नाम से जानते हैं, उनका बर्थ ईयर है. तो इस ईयर में आके उनका बर्थ होता है. तो आगे क्या होता है, अराउंड 1350 से लेकर 1400 तक हम एज ऑफ चॉसर के नाम से जानते हैं. ऑल राइट, अब ये जान लेते हैं कि 1066 एडी में ऐसा क्या हुआ था कि एंग्लो सैक्सन एरा बंद हुआ, एंड हो गया, और हमारा एंग्लो नॉर्मन एरा स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है यहाँ से. तो क्या हुआ, विलियम द कॉन्करर जो कि एक किंग थे, वो कहाँ से आए, वो आए नॉर्मैंडी से. नॉर्मैंडी इज अ रीजन, कहाँ है नॉर्मैंडी जो प्लेस है, इट इज इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ फ्रांस. फ्रांस का नॉर्दर्न रीजन में नॉर्मैंडी एक जगह है, वहाँ से ये लोग आते हैं नॉर्मैंडी से, इसीलिए इनको हम नॉर्मन्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये लोग इस एज में आते हैं नॉर्मैंडी से, और ये नॉर्मन्स इनको बोला जाता है, इसीलिए इस एज को हम एंग्लो नॉर्मन एज के नाम से जानते हैं. अब 1066 में क्या होता है कि जो विलियम द कॉन्करर है, जो नॉर्मैंडी से आया है, वो क्या करता है, आकर क्या करता है, इन्वेड कर देता है ब्रिटेन में जर्मनिक ट्राइब्स के ऊपर. अब मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि ब्रिटानिया में जर्मनिक ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स ने क्या किया था, इन्वेड कर दिया था, अटैक कर दिया था सेल्टिक पीपल पे, सेल्टिक ट्राइब्स पे, और अपना रूल जमा लिया था. बट उनका जो रूल था वो 1066 एडी तक ही चल पाया, क्योंकि आकर उनका भी कोई दादा आ गया जिन्होंने आकर उन पर अटैक करा, जो उनसे स्ट्रॉन्ग था, और उनको हराकर वहाँ पर आकर राजगद्दी पर बैठ गया. वो कौन था, विलियम द कॉन्करर था. इसीलिए यहाँ पर इस एज से आकर 1066 एडी से स्टार्ट होकर हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ऑल राइट, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई कज़न है, वो कहीं अब्रॉड में जाकर सेटल्ड है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर वो सेटल्ड है, कुछ टाइम वो उसने वहाँ पर बिताया, कुछ टाइम वो वहाँ पर रहा, उसके बाद जब वो रिटर्न आकर इंडिया में आते हैं, तो अपने साथ कुछ कल्चर्स को, कुछ इन्फ्लुएंसेस को लेकर आते हैं. ऑल राइट, अगर वो आपके घर आएंगे, तो अगर आप किसी चीज़ को किसी सर्टेन वे में कर रहे होंगे, तो दे वुड क्वेश्चन, अच्छा तुम इसको ऐसे करते हो, हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो, हमारे यहाँ तो इसे ऐसे किया जाता है. राइट, तो वो अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंसेस लेकर आते हैं जो कि वो अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हैं. राइट, ऐसे ही जब विलियम द कॉन्करर नॉर्मैंडी से आए, तो नॉर्मैंडी कहाँ का पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है, तो वो अपने साथ कुछ फ्रेंच कल्चर और ट्रेडिशंस को लेकर आए. उन्होंने आते ही क्या किया, इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी उसको उन्होंने क्या बना दिया, फ्रेंच बना दिया. मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंग्लैंड की, उसको उन्होंने फ्रेंच बना दिया, और जो जितने भी एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज, आई मीन जो किंगडम में, जो कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, उसको उन्होंने फ्रेंच बना दिया. अब जो सारी चीज़ें, ऑफिशियल चीज़ें हो रही थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही हो रही थी. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये उनका, इट वॉज काइंड ऑफ अ टूल टू एजर्ट पावर, कि भाई अगर मैं यहाँ पर रूल कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेरी सुपीरियॉरिटी होनी चाहिए, जो मैं बोलूँगा, जो मेरा कल्चर है वही चलेगा, और तुम सब सबमिसिव होके मेरे अंडर रहोगे, मैं तुम पर रूल करूँगा.
मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। इसी वे में विलियम द कॉन्करर ने कई चेंजेस लाए। इस एज में कई सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जिसमें से कि एक ये चेंज था जो कि है फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बना देना। ऑलराइट, अब क्या हुआ, उन्होंने आते ही क्या किया, फ्रेंच मॉडल पे एक कोर्ट बनाया। ठीक है, एक कोर्ट को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया अपने अकॉर्डिंग। और जो इनके पहले के जो क्लर्जीज थे चर्च में, कौन थे, जो हमारे सेक्सन क्लर्जीज थे, उनको नॉर्मन बिशप्स ने आके क्या किया, रिप्लेस कर दिया। भाई अब चर्च पे भी इन्होंने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया, पॉलिटिक्स पे ले लिया, सोशल लाइफ पे ले लिया, अब उन्होंने चर्च पे भी पूरा कंट्रोल अपना ले लिया। ठीक है, अब जानते हैं आगे क्या होता है। अब उन्होंने क्या किया, जो विलियम द कॉन्करर आया, उन्होंने अपने साथ एक फ्यूडल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। तो आइए फ्यूडल सिस्टम जान लेते हैं क्या है। देखिए, फ्यूडल सिस्टम एक हायरार्किकल सिस्टम है, जिसमें कि सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे किंग्स। ठीक है, जो कौन होते हैं, जितना भी लैंड एरिया है, जितना भी लैंड है, उस सब के वो ओनर होते हैं, मतलब वो पूरे लैंड को ओन करते हैं, नोबिलिटी को बिलोंग करते हैं किंग, राइट। तो जितना भी लैंड है उसको पूरे को वो ओन करते हैं, ओन्स द लैंड, राइट। अब वो क्या करते हैं, इनके अंदर कौन काम करते हैं, इनके अंदर होते हैं बैरन्स। ये बैरन्स को क्या करते हैं, अपने लैंड का, ठीक है, अपने लैंड का कुछ पार्ट बैरन्स को दे देते हैं, राइट। अब इन रिटर्न में उनको कुछ तो चाहिए होगा, है ना, गिविंग एंड टेकिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट, हर जगह। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूं तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही हूं, राइट। तो किंग अगर अपना लैंड बैरन्स को दे रहे हैं तो वो उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन रिटर्न वो उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट, और उनको सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे जब भी उनको नीड पड़ेगी, या तो उनको कहीं पर जाकर अटैक करना है, या फिर जब उन पर उनके किंगडम पर अटैक हो रहे हैं तो डिफेंस के लिए जो उन्हें सोल्जर्स चाहिए, जो मिलिट्री सर्विसेज चाहिए, वो बैरन्स देंगे। किंग बैरन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं वो, गिव सम पार्ट ऑफ लैंड एंड एक्सपेक्ट्स व्हाट, मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विसेज। अब जो बैरन्स हैं उनके पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि जब भाई उन्होंने लैंड ले लिया, आइए फैक्ट्री से हम सोल्जर्स निकालते जाते हैं, किंग के पास पहुंचाते जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो भी कहीं से जुगाड़ ही रहे हैं, है ना, सोल्जर्स को कहीं से जुगाड़ करके ही किंग तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, बैरन्स के जो अंडर रहते हैं वो रहते हैं हमारे नाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नाइट्स जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनको जो बैरन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लैंड का पार्ट नाइट्स को दे देते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी नीड पड़ेगी वो उनको मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट, तो इनको कुछ पार्ट दे दिया जाता है और दे प्रॉमिस द बैरन्स टू प्रोवाइड provide what, military services। ठीक है, ये हो गए हमारे किंग्स, ये हो गए हमारे बैरन्स, ये हो गए हमारे नाइट्स। अब आते हैं नाइट्स के अंदर कौन आता है, ये लोग तो लैंड को ओन कर रहे हैं। अब जो लैंड है प्रॉपर उसको यूज कौन कर रहा है, I mean, उसका हो क्या रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पीजेंट्स, जो कि who work on the land। जो हमारे पीजेंट्स होते हैं वो इन लैंड पर वर्क करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इसमें से, बट इनको उसमें से बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, उनके पास जो फ्रीडम होती है वो भी बहुत लिमिटेड रहती है। तो ये हमारा हो गया
फ्यूडल सिस्टम जो कि स्टैब्लिश करा गया था बाय हुम, विलियम द कॉन्करर। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, फिर क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम जब हमारा हो गया है स्टैब्लिश, उसके बाद क्या होता है, जो मेनली there were three languages which were prevalent in this period. The first one being French, जैसे कि अभी मैंने बताया, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिव चीज़ें थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कोर्ट में चल रही थी, जो लॉ में चल रही थी, वो हमारी क्या थी, फ्रेंच थी। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे। द सेकेंड वन बीइंग लैटिन, जो लैटिन थी वो जितने भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, जितने जो चर्च में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, जितने भी ये रिलीजियस चीज़ें हो रही थी, वो सारी हमारी लैटिन में ही रह रही थी। उसका जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, फ्रेंच कल्चर का इफेक्ट चर्च पे और रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी पे नहीं पड़ा था। ठीक है, ये सब लैटिन में ही चल रहा था। जितने भी इनकी कंट्रीज़ के कनेक्शंस होते थे, कॉन्वर्जेशंस चलती थी अलग कंट्री से, वो सारी हमारी लैटिन में ही हो रही थी। एंड थर्ड लैंग्वेज बीइंग इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो हमारी कॉमनर्स की देखने को मिल रही थी। जो कॉमनर्स थे, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, वो अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे अपनी बातों को करने के लिए, गॉसिप्स करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, है ना, सारी चीज़ें करने के लिए क्या अभी भी वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। जो वहाँ के नेटिव लोग थे, जो कॉमन पीपल, कॉमन क्राउड था, वो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, कई सारे इन्फ्लुएंसेस आए, फ्रांस के कई सारे इन्फ्लुएंसेस थे। ठीक है, उसमें से एक ये भी था कि जो वर्ड्स थे, है ना, जो पहले जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, जो वोकैबुलरी यूज़ की जा रही थी, जो लिटरेरी एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे थे, वो उन सब में क्या आया, फ्रेंच इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। उनमें चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए बिकॉज ऑफ द फ्रेंच कल्चर। उसमें फ्रेंच टच आ गया, वर्ड्स चेंज हो गए, वोकैबुलरीज चेंज हो गई। ये सब कब तक चला, ये सब हमारा चला कब तक, 1415 तक चला, जब हमारा नॉर्मन किंग्स का जो रूल था वो एंड हो गया और किसका स्टार्ट हो गया, जो किंग हेनरी 5 हैं, वो उन्होंने आकर अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया और हमारे नॉर्मन किंग्स का जो रूल है, जो पीरियड है, वो ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ उनकी जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फ्रेंच कल्चर था, वो सब भी उनके साथ चला गया और वापस से इंग्लिश लैंग्वेज ने डोमिनेंस ले ली। सब कुछ अब जो पॉलिटिकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सब कुछ अब वापस से इंग्लिश में होने लग गया। आफ्टर द, जब रूल में कौन आए तब, किंग हेनरी द 5। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इस पीरियड की। जो लंदन रीजन था, जो लंदन पे प्लेस था इंग्लैंड में, वो क्या था, एपिसेंटर था। एपिसेंटर क्या था, मेन सेंटर था, जहाँ पे जितनी भी लिटरेरी हो गई, पॉलिटिकल हो गई, कल्चरल हो गई, जो आर्ट हो गया, ये सारी चीज़ों का एपिसेंटर, हब था, जो सेंट्रल हब था, इट वाज लंदन बैक देन। ये सारी चीज़ें लंदन से ही आ रही थी, ये सब कुछ लंदन से ही निकल कर आ रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इस पीरियड में कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जो कि जिन इवेंट्स ने काफ़ी चेंजेस लाए, इसमें काफ़ी सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस लाए, काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। किन चीज़ से, इसी पीरियड में दो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ का स्टैब्लिशमेंट होता है। कौन सी हैं वो दो यूनिवर्सिटीज़, दोज यूनिवर्सिटीज़ बीइंग ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ठीक है, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1167, वाइल जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1209। अब इसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस पड़े इस पीरियड पे, जानते हैं वो क्या था। इंटरेस्ट इन क्लासिकल राइटर्स। अब क्या हुआ, अभी तक क्या होता था, जो नॉलेज का डिसेमिनेशन होता था, जो नॉलेज को गेन करना होता था लोगों को, कॉमनर्स को, वो क्या करते थे, वो चर्च जाते थे और चर्च में उनको बाइबल के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके बताया जाता था। वो उसी लैंग्वेज को, उसी नॉलेज को गेन करने के लिए
चर्च जाते थे जिसमें वो रिलीजियस नॉलेज को गेन करते थे। बट अब क्या होना स्टार्ट हो गया, जब ये दोनों यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हो गई तो क्या हुआ, इन लोग क्या क्या पढ़ने लग गए, लोग अलग अलग क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ने लग गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सोफोक्लिस हो गए, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज थी इन्होंने अपने करिकुलम में इन ऑथर्स को पढ़ना, ठीक है, क्या कर दिया था, कंपल्सरी बना दिया था। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं क्लास 10th में हूँ तो दे वुड बी सब्जेक्ट्स जो कि मुझे कंपल्सरीली पढ़ने पड़ेंगे, मैंडेटरी होगा मुझे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो बोर्ड है, मैं जिस बोर्ड से पढ़ रही हूँ, जिस स्कूल से पढ़ रही हूँ, उन्होंने उन सब्जेक्ट्स को कंपल्सरी बना दिया है मेरे लिए, मेरे करिकुलम में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो ऑक्सफोर्ड, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में जाना, उन्हें क्लासिकल ऑथर्स को पढ़ना ही पढ़ना होता था, बिकॉज उन लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज़ के जो अथॉरिटी थी उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को क्या किया था, कंपलसरी करिकुलम में ऐड कर दिया था। मतलब आपको पढ़ना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो लोग पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ रिलीजियस नॉलेज ले रहे थे, अब लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ने लग गए, क्लासिकल ऑथर्स का इन्फ्लुएंस आ गया, उनको पढ़ने लग गए, लोग सेक्युलर हो गए, है ना, मतलब सेक्युलर नॉलेज को भी गेन करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ने लग गए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने लग गए, मैथमेटिक्स हो गया, अल्केमी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है, क्लासिकल ऑथर्स हो गए, जितने भी अलग अलग क्या हैं सब्जेक्ट्स हैं, लोग इनको भी पढ़ना लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन बिकेम सेक्युलर, हमारी जो एजुकेशन है वो सेक्युलर हो गई, लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने लग गए। नेक्स्ट इज डिविनिटी। डिविनिटी क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे मैंने अभी बताया, पहले लोग जाते थे चर्चेज में क्या करने के लिए, बाइबल के जो इंटरप्रिटेशन होता था, बाइबल के इंटरप्रिटेशन को पढ़ने सुनने के लिए, वहाँ से नॉलेज को गेन करने के लिए लोग चर्चेस में जाते थे। अब लोगों के पास अपने हाथों में टेक्स्ट है, यूनिवर्सिटीज़ जब पढ़ा रही हैं तो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर रही हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में बाइबल का टेक्स्ट है, वो खुद पढ़ पा रहे हैं। पहले सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन सुनने जाते थे, अब वो नॉलेज को खुद से ले रहे हैं, सेल्फ सर्विस वाली चीज़ आ गई, आप खुद चीज़ों को पढ़ रहे हो, खुद बाइबल को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहे थे। तो लोगों को यहाँ से समझ में आया कि जब उनको चर्च की अथॉरिटीज़ ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट कर रही थी तो तब कितना उनका करप्शन उनको समझ में आया, कि तब कितना करप्शन हो रहा था, वो अथॉरिटीज़ कितनी ज़्यादा करप्ट थी, उसमें उनको लूप होल्स दिखने लग गए लोगों को, कॉमनर्स को, और लोगों को समझ में आने लग गया कि पहले कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, क्योंकि तब उनमें ये सेंसिबिलिटी ही नहीं थी इस चीज़ को समझने की, क्योंकि जब उनके हाथ में बाइबल नहीं है, वो खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको ऑब्वियसली जब स्पून फीडिंग करी जा रही है तो वो वही समझेंगे, उन्हें वही बिलीव वो करने लग जाएंगे जो कि उन्हें बताया जा रहा है, राइट। बट अब जब वो खुद पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लोगों ने चर्च अथॉरिटीज़ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जो करप्शन हो रहा था, जो उनके पास सेंट्रलाइज्ड पावर थी जिसकी वजह से करप्शन हो रहा था, लोगों ने, कॉमनर्स ने आकर उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आगे चल के हम जेफरी चॉसर का जो एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसमें भी देखेंगे, उन्होंने भी चर्च की अथॉरिटीज़ की करप्शन की बात की है। उसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे हैं जिसमें कि पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारी नन हो गई, द प्रायरस, द मॉन्क हो गया, और वी हैव द फ्रायो, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो करप्ट हैं और जो एक्लेसियास्टिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। एक्लेसियास्टिकल मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्लेसियास्टिकल इज मतलब समवन और समथिंग हु इज रिलेटिंग टू द चर्च, चर्च से जो रिलेटेड है वो एक्लेसियास्टिकल है ना। तो आगे चल के हमें कैंटरबरी टेल्स में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि चर्च में कितना ज़्यादा करप्शन तब प्रिवेल कर रहा था, ठीक है, ओके। सो अब आ जाते हैं, जब ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई तो इन्होंने डिबेट और आर्ग्यूमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। लोग डिबेट कर रहे होते थे, कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते थे, ना, ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो आगे चल के हमें एक ऐसा वर्क भी देखने को मिलेगा जिसमें इस जॉनरा का यूज़ करा गया है, डिबेट जॉनरा का यूज़ है। द वर्क इज़ द ओल एंड द नाइटिंगेल। इसमें जो एक बर्ड है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक नाइटिंगेल है, एक ओल है, ये डिबेट फॉर्म में आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। इसी के फॉर्म में, इसी जॉनरा के फॉर्म में एक वर्क आगे लिखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हाँ,
तो जो एंग्लो नॉर्मन एज थी वो फाइनली कब एंड हो जाती है? 1154 में एंड हो जाती है। कब? जब हेनरी द सेकेंड हमारा आ जाता है, थ्रोन में आ जाता है, ठीक है, और वो किंग बन जाते हैं जब हेनरी द सेकेंड, तो क्या होता है, हमारा जो एंग्लो नॉर्मन एज है वो फाइनली एंड हो जाता है और फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी उनके साथ खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस एज के लिटरेचर पे, जो इसका मेन लिटरेचर था इस एज का, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। तो मेनली इसमें हमारी रोमांसेस और शिवैलरी चल रही थी, जो अगेन जिनका ओरिजिन, जिनका इन्फ्लुएंस फ्रेंच लिटरेचर से है। लोगों को लोग रोमांसेस लिख रहे थे, शिवैलरी के बारे में बात कर रहे थे, मेनली लिटरेचर में ये चीज़ें प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। और एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमने क्या देखा था कि जो हीरोइक और रिलीजियस पोइट्री थी वो मेनली डोमिनेंट फॉर्म में क्या थी, प्रिवेल कर रही थी, राइट, डोमिनेंट फॉर्म में। बट अब रिलीजियस तो रहा ही रहा, साथ में हमारा क्या आ गया, रोमांस, शिवैलरी आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हुई, रिप्लेस्ड बाय फॉर्म्स एंड ट्रोप्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, मतलब फ्रेंच लिटरेचर के इन्फ्लुएंसेस से, उनके रोमांसेस और शिवैलरी से ये सारी चीज़ें चेंज हुई। अब हमारा प्रोज और सेक्युलर लिटरेचर भी आया। जब यूनिवर्सिटीज़ ये वाली, जैसे कि मैंने बताया, इस्टेब्लिश हुई, तो वहाँ पे जब लोग नॉन सेक्युलर एजुकेशन भी लेने लग गए, रिलीजियस एजुकेशन को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स को भी जब वो लोग पढ़ने लग गए, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हुआ, सेक्युलर लिटरेचर जो था, रिलीजियस नॉन सेक्युलर लिटरेचर था, रिलीजियस था, उसके साथ साथ हमारा सेक्युलर लिटरेचर भी स्टार्ट हो गया, प्रोज वर्क्स भी लोग लिखने लग गए। उसके साथ साथ हमारा रिलीजियस चल ही रहा था और डाइडैक्टिक भी चल ही रहा था। तो आइए इस एज के कुछ प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया। अब इसके नाम से ही हमको पता चलता है, हिस्टोरिया मीन्स द हिस्ट्री एंड रीगम, रीगम इन लैटिन मीन्स किंग्स and this is Britannia, means Britain. इससे ही हमको नाम से पता चलता है, it is about the history of the kings of Britain, ठीक है। and it was written by Geoffrey Monmouth in around, कब लिखा गया, 1136 में, ठीक है। ये ब्रिटिश की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडर हैं, जो ब्रिटेन के फाउंडर हैं, ब्रूटस ऑफ ट्रॉय, एंड कहाँ तक, द एंग्लो सैक्सन पीरियड तक। मतलब ब्रूटस ऑफ ट्रॉय ने जब ब्रिटेन को इस्टेब्लिश किया, तब से लेकर हिस्ट्री गोज ऑन टिल द एंग्लो सैक्सन पीरियड। इस पूरे हिस्ट्री के बारे में इस वर्क में बताया गया है। ऑल राइट, नाउ द वर्क इंक्लूड्स फेमस फिगर्स लाइक किंग लियो एंड किंग आर्थर। अब इस वर्क में फेमस जो फिगर्स हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, किंग लियर और किंग आर्थर के बारे में भी डिस्कस करा गया है, ऑफरिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड वर्जन्स ऑफ द आर्थरियन लेजेंड्स। आर्थरियन लेजेंड्स के जो अर्लीस्ट वर्जन्स हैं वो इसमें डिस्कस करे गए हैं, सॉरी। ऑल राइट, आगे अब आ जाते हैं द ओल एंड द नाइटिंगेल पर। ओल एंड द नाइटिंगेल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट हैज़ बीन रिटन इन द डिबेट जॉनरा, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं हमारी, एक है हमारी नाइटिंगेल, एक है हमारे ओल, ठीक है। अब दोनों डिबेट कर रहे हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कि एक जो है वो इजी गोइंग और रिलैक्स्ड लाइफ के बारे में उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, और जो दूसरे हैं ऑन द अदर हैंड, जो हमारे ओल हैं, वो हमारे डाइडैक्टिक लाइफ को, लाइफ के डाइडैक्टिक नेचर को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन द एंड हमारा कोई रेजोल्यूशन आज तक नहीं निकलता है, पोम ऐसे ही एंड हो जाती है, बट उसमें ये आर्ग्यूमेंटेटिव जो चीज़ है, जो हमारा डिबेट जॉनरा है, उसका यूज़ करा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एज के हम कुछ नोटेबल इवेंट्स को जान लेते हैं। जो टॉमस बेकेट थे, ठीक है, जो टॉमस बेकेट थे, उनका इसी पीरियड में असैसिनेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि उनकी जो फिलॉसफीज थी, उनके जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो किंग थे तब के, उनसे मैच नहीं करती थी। और भाई सीधी सी बात है, अगर आप किंग के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अगर आप किंग के यस मैन बन के नहीं चलोगे, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, तो भाई वो आपको अपने रास्ते से हटा देंगे। सो यही किया यहाँ पे, ठीक है। किंग हेनरी द सेकेंड ने क्या किया, असैसिनेशन करा दिया, किसका, टॉमस बेकेट का, ठीक है। टॉमस बेकेट का असैसिनेशन कराया है, और इसी के बारे में हम कैंटरबरी टेल्स में जब हम पढ़ेंगे, जो वो होली श्राइन जा रहे होते हैं, होली श्राइन जा रहे होते हैं, वो इन्हीं का होता है, जो कैंटरबरी है ना, वहीं पे टॉमस बेकेट की श्राइन में ही वो जा रहे होते हैं पिलग्रिमेज में, ठीक है।
नेक्स्ट इज हमारा मैग्ना कार्टा विच वॉज इशूड इन 1215। उसमें क्या होता है, ये ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था, इट वॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच सेड दैट राइटिंग द प्रिंसिपल दैट द किंग एंड हिज गवर्नमेंट वॉज नॉट अबव द लॉ। यहाँ पर लॉ स्टैब्लिश होने की बात हो रही है, मतलब जो किंग है उनकी जो बात है, उनके जो डिसीजंस हैं वो लॉ के ऊपर नहीं है भाई। जो लॉ है हमारा वो हमारा सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक नोटेबल इवेंट है। नेक्स्ट है, इसी एज में हमको 100 ईयर्स वॉर देखने को मिलती है विच हैपन्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। जो 100 साल की एक वॉर चलती है, उसका जो पीरियड है इट इज़ फ्रॉम 1337 टू 1453। एक 100 ईयर्स की वॉर चलती है, ये इस पीरियड का एक बहुत ही बड़ा नोटेबल इवेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं वॉर ऑफ द रोजेस पे। एक वॉर भी हुई है इसी पीरियड में जिसको हम वॉर ऑफ द रोजेस के नाम से जानते हैं। उसका जो पीरियड है इट इज़ फ्रॉम 1455 टू 1485, और ये किन के बीच में होती है, लैंकास्टर्स एंड यॉर्कशायर्स के बीच में होती है। और इनको वॉर ऑफ द रोजेस इसीलिए बोला जाता है कि इन दोनों में से एक का जो सिंबल होता है, एक पार्टी का सिंबल है रेड रोज और दूसरी पार्टी का सिंबल है वाइट रोज। तो काइंड ऑफ इन दोनों सिंबल्स में लड़ाई हो रही है, इन दोनों पार्टीज में लड़ाई हो रही है, तो इसको हम वॉर ऑफ द रोजेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस थी, वो भी इंग्लैंड में लाई गई इसी एज में। कौन से ईयर में, 1476 में लाई गई। कौन लेकर आया, विलियम कैक्सटन लेकर आए। यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी हमारा ना ट्रांजिशन हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में ले आया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमेशा की तरह जब हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच बैटल डिड द नॉर्मन्स डिफीट द एंग्लो सैक्सन्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी बैटल में नॉर्मन्स ने एंग्लो सैक्सन को हराया है। ठीक है, जो भी आपके आंसर्स हैं प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं उन लोगों के नाम ज़रूर लेना पसंद करूंगी जिन्होंने भी करेक्ट आंसर्स दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस के। ऑल राइट, सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स ऑफ 1066। अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है कौन से ईयर में इस्टेब्लिश करी गई थी? दो यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी, वन बीइंग ऑक्सफोर्ड एंड द सेकंड वन बीइंग कैम्ब्रिज। तो जो कैम्ब्रिज थी वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई है? द आंसर इज 1209. Now, when was the printing press established? The last point which we have studied in this session is this. क्या है कि printing press कब establish हुई थी इंग्लैंड में, right? So the right answer is 1476. Next question. Which families fought in the War of Roses? War of Roses में कौन सी दो families, कौन सी दो parties की लड़ाई हुई है, कौन सी दो parties लड़ी हैं War of the Roses में? अभी बताया था मैंने, Lancasters and the Yorks. ठीक है, okay. Next question is, in Anglo-Norman period, French was the language of. Anglo-Norman period में French कौन लोग बोल रहे थे? French किन की language थी? First is politics, church, aristocrats, या फिर both A1 and 3, politics and aristocrats. दोनों ही यूज कर रहे थे। लॉ की लैंग्वेज हो गई थी, पॉलिटिक्स की हो गई थी, और किंगडम में कोर्ट में यूज हो रही थी, एरिस्टोक्रेट्स यूज कर रहे थे। सो आंसर वुड बी बोथ 1 and 3. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपने कई 2-3 चीज़ें इस सेशन में से ज़रूर सीखी होंगी। सो इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और हमारे सेशन को, हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर मत भूलना, प्लीज़ करना। और फिर अब हम मिलते हैं एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।